दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत स्वागत है एंड होप कि आज आप भी बहुत खुश होंगे महाराष्ट्र में बम्पर जीत से एंड यूपी में भी ऑफ कोर्स। तो बात करते हैं यूपी बाय इलेक्शन पर, क्योंकि 9 सीटें हैं लेकिन हैं बहुत खास और यहाँ पर कैसे जोगी का जादू चला है, जानते हैं। और चर्चा के लिए मेरे साथ आज के बहुत ही खास मेहमान हैं कुमार श्रीकांत जी। आप इनसे परिचित होंगे ऑलरेडी। श्रीकांत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एंड मैं आपको बता दूँ नमस्कार। दोस्तों कि कुमार श्रीकांत जी, इनका एक अपना चैनल भी है वॉइस ऑफ हिंदू। आप उन पर उस चैनल पे जाकर के भी इनसे मिल सकते हैं और आप इनका चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो श्रीकांत जी, वेरी वार्म वेलकम। आप पहली बार मेरे शो में आए हैं। आपको तो नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जी। श्रीकांत जी, टोटलिटी में देखें तो योगी बाबा का जादू चल गया है और देखिए मौलानाओं के फतवे धरे के धरे रह गए हैं। यूपी में अखिलेश यादव पिछले 6 महीने तक तो देख रहे थे हम, बड़े चौड़े होके घूम रहे थे ना। तो किस तरीके से योगी बाबा ने इनका खेल पलट दिया। मतलब 9 सीटों में से 7 सीटें तो बीजेपी को ही मिली है ना, 6+1। तो क्या कहते हैं? देखिए मनविंदर जी, ये आज योगी ने जो कुछ कर दिखाया है और योगी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी के लिए मध्यवर्ती चुनाव उपचुनाव में जो कुछ किया है, आखिर लोग महाराष्ट्र के अंदर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ और जो कारनामा या फिर कहा जाए जो अजूब चीज योगी आदित्यनाथ ने की है, और योगी आदित्यनाथ ने ये करने के लिए, या फिर मैं थोड़ा और पीछे ले चलूं आपके दर्शकों को, लोकसभा चुनाव से पहले भी योगी आदित्यनाथ ऐसे 25 लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिनकी वो टिकट नहीं चाहते थे कि इन सांसदों को दोबारा टिकट मिले। आप भी समझिए। और उनकी टिकट काटने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा, और वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यहाँ आए, अमित शाह यहाँ की राजनीतिक रणनीति बनाए, लेकिन पूरा चुनाव एक तरीके से उत्तर प्रदेश की इकाई को लड़ने दे। योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा कि मैं पूरे चुनाव को लड़ूंगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पूरे चुनाव को, लोकसभा की 80 सीटों का पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की इकाई है उसको लड़ने दिया जाए। लेकिन आपने देखा किस तरीके से पूरा का पूरा चुनाव एक तरीके से मैनेज किया गया और आउटसोर्स किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में उस चुनाव में बीजेपी के राज्य इकाई के लोगों को भी साइडलाइन किया गया और उसका और एक तरीके से फ्री हैंड आपने योगी आदित्यनाथ को भी नहीं छोड़ा। आरएसएस का किस तरीके से नाराज रहा, गमो गुस्सा का माहौल हमने देखा। उसके बाद नतीजे आपके सामने हैं। मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव अपने जीवन काल में 36 सीटें जीत कर लाए थे लोकसभा की, और 37 सीटें जो है वो टीपू यानी कि अखिलेश यादव जीत के आए। उसके बाद मुझे लगता है कि उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा था, वो हवा में थे, आसमान में थे। लेकिन आप समझिए, आप मैं उसके बाद 4 जून के जिस दिन रिजल्ट आया, मैं उस दिन बीजेपी हेड ऑफिस पे ही था और आज भी मैं वहीं से आया हूँ। ये गमछा वहीं से मिला है। तो जी। आप ये समझिए कि मैं वहां था, वहां मैंने नरेंद्र मोदी का वो चेहरा देखा, वो किस तरीके से उनको लगा कि उनका परिश्रम, उन्होंने जो प्रयास किया, वो शायद वो फल, समुचित फल नहीं मिला। और आपको याद है कि सेंट्रल हॉल में योगी आदित्यनाथ आए थे, तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सबने जूम किया, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी एक गमो गुस्सा का माहौल देखा। और योगी आदित्यनाथ उसके बाद जैसे ही वो लखनऊ आते हैं, लखनऊ आने के बाद आपने देखा किस तरीके से वो मीटिंग पर मीटिंग करते, और जितनी सीटें हारी थी, बंद पीले लिफाफे में उस सीट के प्रबंधन से, विधायकों से और हारे हुए लोकसभा प्रत्याशी से वो बंद लिफाफे में चिट्ठी मंगवाते हैं। उन तमाम चिट्ठियों को वो लखनऊ में मीटिंग में बैठते हैं और बैठने के बाद कैसे उन सभी चिट्ठियों पर बात करते हैं। और आप देखते हैं कि दोनों डिप्टी सीएम उस मीटिंग से गायब थे।
उसके बाद योगी आदित्यनाथ किस तरीके से दिल्ली आते हैं, दिल्ली में मीटिंग करते हैं और दिल्ली में मीटिंग करने के बाद सीधे तौर पर दिल्ली की सरकार को ये कह देते हैं कि साहब अगर उत्तर प्रदेश चलाना है, उत्तर प्रदेश सब कुछ करना है, तो मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए। मैं ये चुनाव करूंगा कि विधायक कौन बनेगा, किसका टिकट कटेगा, कौन आएगा, डीजीपी कौन होगा, सेक्रेटरी कौन बनेगा। उसके बाद अगर मैं हारता हूं तो आप उसका खामियाजा मेरे ऊपर डालिए। आप समझिए। तो धीरे धीरे आरएसएस ने भी सहायता की और उसके बाद आपने देखा एक एक सीट के लिए, इन 9 सीटों में से एक सीट के लिए, एक एक सीट के लिए 3 कैबिनेट मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री और एक राज्य स्तर का मंत्री योगी आदित्यनाथ लगाते हैं। पूरा चुनाव का प्रबंधन योगी आदित्यनाथ स्वयं देखते हैं। हर तीसरे दिन, आप समझिए हर तीसरे दिन वो एक मीटिंग लेते हैं जहां पर उस विधानसभा चुनाव का काम जिसको दिया है वो व्यक्ति उस मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में बैठता है, प्रत्याशी बैठता है और जो कैबिनेट मंत्री थे वो बैठते हैं और रोज 3 दिन बाद आप समझिए योगी आदित्यनाथ उस सारी चीजों को ले रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ पूरे के पूरे चुनाव को अपने कंधों पर लेकर डील करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं जहां 60% मुस्लिम जनसंख्या है, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जीत कर आ जाता है बीजेपी का, जो 1994 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। 90 के दशक में हुआ था, लेकिन 90 के दशक के बाद 60%। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां 12 में से 11 जो है वो उम्मीदवार मुस्लिम थे, लेकिन ये आप सोचिए कि वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ उसका चुनाव क्यों करते हैं। वो व्यक्ति वहीं का है, वो व्यक्ति अपनी जनसभाओं में आरंभ होने से पहले कुरान की आयतें कह रहा है। वो व्यक्ति, आप समझिए कि एक सही व्यक्ति का चुनाव एक सही जगह कर रहे हैं। गाजियाबाद के बीजेपी अध्यक्ष, आप समझिए जो नगर है, नगर का बीजेपी अध्यक्ष उस व्यक्ति को चुनते हैं विधानसभा चुनाव के लिए। ये टिकटें, इस बार की टिकटें लखनऊ से फाइनल हुई है, दिल्ली से कोई टिकट फाइनल नहीं हुई, आप ये समझिए। तो योगी आदित्यनाथ हर एक व्यक्ति का टिकट देखते हैं, चुनाव का प्रबंधन देखते हैं, चुनाव लड़वाते हैं। 1,38,000 से ज्यादा, अगर आप सोचिए कि एक व्यक्ति जीतता है जहां 60% मुस्लिम है, 1,38,000 छोटा नहीं होता है। तो आप सोचिए योगी आदित्यनाथ का परिश्रम। और मैं एक और बात को कहता हूं, देखिए आज मैं देवेंद्र फडणवीस की पीसी देख रहा था, मैं बीजेपी के बड़े नेताओं की पीसी देख रहा था और वो सारी चीजें देख रहा था, क्योंकि हम लोग बीजेपी ऑफिस में थे, वहां से मैं अलग अलग जगहों पर लाइव भी था और तमाम तरह की बातें हम कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस ने सारा श्रेय जीत का जो है वो मोदी जी को दिया, उन्होंने प्रबंधन को दिया, गठबंधन को दिया, उन्होंने साधु संतों को दिया। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में साधु संतों ने एक गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, मॉर्निंग में सुबह होने वाली प्रातःकालीन सभाएं जो होती है आरएसएस की, उसमें पार्कों में जो योगा की क्लासेस होती है, सब जगह जाकर संतों ने इस पूरे चुनाव को लड़ा। तो देवेंद्र फडणवीस ने उसको भी एक तरीके से मतलब साधुवाद दिया और उनको हाथ जोड़कर नमन भी किया कि आपकी वजह से सारी चीजें। अब दूसरा, योगी आदित्यनाथ पटोगे और कटोगे का जो नारा पूरे महाराष्ट्र में छाया रहा, क्योंकि एक चैनल के लिए मैं एक्चुअली मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मैं सर्वे का काम करता हूं और अलग अलग कंपनी जो है मुझे वो आउटसोर्स करती है और मैं उनके लिए सर्वे करता हूं, क्योंकि टीवी के जगत में मैंने 15 साल काम किया है। तो टीवी के होने के कारण मैं थोड़ा सर्वे बेहतर समझ पाता हूं, कर लेता हूं। तो हमारा सर्वे क्लियर कट कह रहा था और मैंने मेरे आपके भी दो एक लोग हैं, उनके वहां पर मैंने क्लियर कट कहा था कि साहब झारखंड का चुनाव फंसा हुआ नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए बिगड़ा हुआ है, क्योंकि झारखंड के चुनाव में बाहरी बनाम झारखंड के नेताओं के बीच खुद ही युद्ध हो रहा था। आप सोचिए, दो ऐसे लोग जो बाहर से लाकर खड़े कर दिए गए थे और बाकी के झारखंड के जो लोग थे या बीजेपी के नेता थे वो साइड लाइन थे। तो मैंने क्लियर कट कहा था और मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में सीधे तौर पर बीजेपी
तकरीबन 100 या फिर महायुति 170 180 के ऊपर जाएगी अप्रत्याशित तौर पर। तो ये सारी चीजें मैंने कही थी। तो ये मैंने वहां जाकर देखा था योगी आदित्यनाथ की डिमांड क्या है, योगी आदित्यनाथ के इस नारे का प्रभाव क्या है, योगी आदित्यनाथ जो कुछ कह रहे थे उसका सीधे तौर पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। और आप सीधे तौर पर देखिए योगी आदित्यनाथ ने इस देश को दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण दी अपने 7 साल के कार्यकाल में, मेरा मानना है। एक, बुलडोजर वाला न्याय, जो बुलडोजर चलता है और बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े ऐसे आप सोचिए गुंडे मवाली, वो तख्ती लगाकर पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं, कहते हैं साहब हमें हमारा एनकाउंटर मत कीजिए। तो आप सोचिए कि शोहदों से लेकर गुंडे, माफिया और तमाम तरह के लोगों को कानून का पाठ पढ़ाना, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एचसीएल के सीईओ को उठा लिया गया था नोएडा से। आप ये सोचिए जब नोएडा नया नया बस रहा था, मैंने देखा किस तरीके से पत्रकारों को सरेआम गोली मार दी जाती थी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को मारा जाता था, क्योंकि वो तमाम तरह की चीजें। तो उस प्रदेश में गुंडा राज खत्म करके बड़े बड़े, और मैं योगी आदित्यनाथ को पॉलिटिशियन नहीं कहता हूं कि अगर वो पॉलिटिशियन होते ना तो प्रयागराज का गुंडा, गाजीपुर वाला गुंडा जो है, मैं नाम लेना यहाँ ठीक नहीं समझूंगा, वो लोग जिंदा होते, उनसे राजनीति चलती। बिल्कुल। वो लोग मरते नहीं, वो किसी भी मौत मरे हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती। योगी आदित्यनाथ एक मठ के महंत हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ध्वजा वाहक हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वाकई कानून व्यवस्था के सच्चे सिपाही हैं। आप सोचिए उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर अगर रात में लड़कियां 11 बजे 12 बजे तक घर आ रही है ट्यूशन पढ़ के, मुजफ्फरनगर में जहां लड़कियां आपको 5 और 6 बजे के बाद नहीं निकलती हैं, आप तो खुद उस एरिया को जानती हैं। आप ये देखिए लड़कियों को मैंने देखा साइकिल से 9:30 10 बजे तक वो साइकिल से पढ़ कर आ रही थी। और मुझे याद है मैं जब मुजफ्फरनगर का दंगा एज ए रिपोर्टर गया था कवर करने के लिए, मुझे याद है कि वहां पर क्या हाल था, मेरठ में क्या हाल था, इस पूरे बेल्ट में हरित उत्तर प्रदेश में क्या हाल था, बच्चियां नहीं दिखती थी। और वो बच्चियां उनके माँ बाप कर्जा लेकर दिल्ली और नोएडा भेजते थे ताकि वो ग्रेजुएशन कर पाए। तो एक लॉ एंड ऑर्डर दिया। और 90 के बाद बीजेपी में एक नारा चला है, बटोगे तो कटोगे, जिसको इनहेंट किया सीधे नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस प्रमुख ने इनहेंट किया। तो मुझे लगता है कि ये पूरा संगठन का काम, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश को बांध लिया और बेहतर तरीके से चीजों को एग्जीक्यूटिव तरीके से जमीन पर उतारा, ये वाकई का इसकी तारीफ होनी चाहिए और साधुवाद के पात्र कम से कम योगी आदित्यनाथ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए यही वजह है कि सेकंड हाफ तक अखिलेश यादव बिल्कुल सन्नाटे में थे एंड उन्होंने करीब काफी लेट जाकर के उन्होंने एक ट्वीट किया, जरा उसको भी देख लेते हैं क्या कहते हैं वो। और ये उनका ट्वीट है, ये इन्होंने करीब 3:45 बजे करीब किया और पूरा दिन सन्नाटा में रहा। और क्या बोल रहे हैं देखिए, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर के दुनिया के सामने उजागर हो गए हैं। मतलब ये उनकी हताशा है ना। और देखिए कह रहे हैं कि बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब इनके पास अभी तक कोई काट नहीं है। योगी जी ने जो एक नारा दिया है, जो एक बीज सूत्र दिया है, जिससे आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, अब आगे देखिएगा इसका कितना लाभ मिलने वाला है। हमने हरियाणा में देखा, उसके बाद महाराष्ट्र में देखा। तो ये मतलब इसके लिए शब्द नहीं है जो उन्होंने ये नारा दिया है। और ये मायूसी भरा जो उनका ट्वीट है, इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। आप एक प्रयागराज के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके यहाँ आते होंगे, है ना मिश्रा जी? वो अलग अलग चैनलों पे जब इस बात को कहते हैं कि आ रहे हैं अखिलेश, ये नारा नहीं, ये धमकी लगता है, तो मैं उनकी बात से 100% सहमत होता हूँ। क्योंकि देखिए आप, मैं सीधे तौर पे कहूँ, किसी भी पार्टी का, वो कांग्रेस भी हो, इसमें कोई जो है,
किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता गुंडों की तरह ट्रीट नहीं करता है। जब वो सर बीजेपी जब 2017 में जीती या फिर 22 में जीती, मैं कहता हूं कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर गुंडागर्दी की, हुल्लड़बाजी की, बदमाशियां की, आने जाने वालों को परेशान किया, महिलाओं को बच्चियों को छेड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी, क्या आप समझिए वो शोहदे, आप मैं छोटा सा आपको आप बताइए कि करहल में एक बच्ची, एक दलित बच्ची अगर जी, कह जी। रही है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगी, वो बीजेपी को वोट देगी, तो अखिलेश यादव के करीबी एक नेता न केवल उसकी हत्या कर देते हैं, बल्कि शव को दफनाने की और उसको मतलब साइड करने की कोशिश करते हैं। और महज इसलिए क्योंकि वो सरेआम कहती है कि साहब वो बीजेपी को वोट देगी, और अखिलेश यादव उसके लिए एक ट्वीट नहीं करते उस दलित बच्ची के लिए। अब ये सोचिए, हताशा का आलम ये है कि आप सोचिए कि जब अलग अलग सीटों पर फिर री इलेक्शन की बात होने लगी, तो हताशा का आलम देखिए कितना बुरा है और जी, कितना वृहद है। लेकिन एक और चीज है, आप ये समझिए कि योगी के लिए खतरे की घंटी एक और है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, योगी आदित्यनाथ संत है, लेकिन इस चीजों को सठम साक्ष्यम समाचरित एक उक्ति है संस्कृत की, जिसका मतलब ये है कि आप समझिए कि आप कितना भी जो जो सर्प है, आप उसको दूध पिलाइए, आप उसको कुछ भी दीजिए, लेकिन उसकी प्रकृति दंश देने की है, डसने की है। आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के चक्कर में आपने ऐसे, क्योंकि देखिए आपने वो तस्वीर और वीडियो जो है वो 19 सेकंड का वीडियो आपने देखा होगा। देखा मैंने। अखिलेश यादव और सभी लोगों ने कहा कि पुलिस वाला जो है जी, मैं वो उसी बंदूक वाली ताने खड़ा है। जी, हाँ, पुलिस वाला बंदूक ताने खड़ा है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर वो जिहादियों के खिलाफ पुलिस वाला बंदूक क्यों ताने खड़ा है। आप ये सोचिए, वो पत्थरबाजी हो रही है और जब पुलिस उसका प्रतिकार करने आती है तो किस तरीके से महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अब इसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर इस पर क्या करें। और कहा जाता है कि वो आप ही का खा रहे हैं और आप ही के थाली में छेद कर रहे हैं, यानी कि जो 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 आपके साथ है, जो आपके साथ खड़ा है, जो आपको अपना पूरा समर्थन दे रहा है, मैं कह रहा हूं आपको समर्थन ना दे, वो देश विरोधी तत्वों में तो ना रहे, वो कानून को तोड़े तो नहीं, फिर हम जैसे लोगों का टैक्स पेयर का पैसा या देश हित, राष्ट्र हित वाले लोग, मैं तो कहता हूं कि देखिए मैं किसी पार्टी का समर्थक कभी नहीं रहा हूं ना होऊंगा, लेकिन जो राष्ट्र हित है, जो इस राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे लोग जो इस राष्ट्र के लिए मरने खपने के लिए तैयार है, ऐसे राष्ट्र भक्तों का पैसा आप राष्ट्रद्रोहियों के लिए, औरंगजेब के भक्तों के लिए, और जो कहते हैं कि मेरे कोख से जिहादी निकलेगा, वो कुर्बान होगा, बम बम बांध के फट जाएगा। तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों को भी चिन्हित कीजिए, और ऐसे लोगों को अगर आप पैसा देंगे, छत देंगे, तो छत के अंदर वो कम, और अगर आप मोबाइल देंगे तो उस मोबाइल के इंटरनेट में वो देखेंगे कैसे विस्फोटक बन सकता है, और उस छत में आपने देखा कैसे विस्फोटक बनाने की तैयारियां करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में, 2.5 सालों में योगी आदित्यनाथ को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये आपने लोग। ठीक कहा, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो जब हाँ, पूरा देखा, तो आपने भी देखा हो उसको पूरा, ऐसा नहीं लग रहा था जैसे जुलूस जाते हैं, धार्मिक जुलूस, उसी तरीके से ये लोग छतों पर पत्थर रखते हैं और उन पे पत्थर हुँ, फेंकते हैं। उस दिन चूँकि हुँ, चुनाव था, तो उस दिन पुलिस पे पत्थर फेंक रहे थे। वो हाँ, चीज़ नहीं दिखी। तो पत्थरबाज तो है ना ये, जी, तो जो तो ऑफ़ कोर्स। पत्थरबाज है उसका काम ही यही है पत्थर फेंकता। जी। अब वो अब समस्या ये है कि वो धार्मिक जुलूस में नहीं फेंकेंगे, तो हुँ। पुलिस पे फेंकेंगे, पुलिस नहीं मिलेगी तो आम शहरी, आम नागरिकों पे फेंकेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि इनको पत्थर फेंकने की बीमारी क्यों है? क्यों ये पत्थर फेंकते हैं? पत्थर से क्या है? क्योंकि दिक्कत ये है कि जब ये हज करने जाते हैं, तो वहां शैतान को भी पत्थर मारते हैं ना।
तो जिनकी अपब्रिंगिंग में, जिनके स्पिरिचुअल थॉट एंड थिंग्स एंड प्रॉफिट जो भी है, उसमें पत्थर ही हो, पत्थर फेंकना हो, दूसरे पे पत्थर फेंकना हो, दूसरे पे कीचड़ उछालने का काम हो, तो वो तो करेंगे ना बाय डिफॉल्ट। लेकिन मुझे लगता है कि ये खतरे की घंटी है, ये समझना है, क्योंकि आप अगर समय रहते हुए ऐसी चीजों का इलाज नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि बड़ी दिक्कत होगी। और एक और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी दे रहा हूं, इस पर भी आप एक दिन डिबेट कीजिएगा। मैं जी, इंटरनल जानकारी दे रहा हूं आज, जो जी, आज मैंने बीजेपी के ऑफिस में सुनी। मध्य प्रदेश में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी आप 1 साल के अंदर देखने वाले हैं महिलाओं का सम्मान। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार अब महिलाओं को लेकर जो योजना है, जिसमें महिलाओं को प्रति महीना एक निश्चित अमाउंट, यानी कि एक पैसा दिया जाए, वो उत्तर प्रदेश में आरंभ होने वाली है। सरकार अब इस पर काम कर रही है, जिसको लेकर आज सुगबुगाहट मैंने दिल्ली बीजेपी ऑफिस में सुना, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के लोग भी बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए थे वो भी बात कर रहे थे, और लगातार बीजेपी जो लोग इस पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से होगा। अब यही है कि वो 1 साल में हो रहा है, 6 महीने में हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे। तो आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ महिलाओं की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनको आप सोचिए कि नौकरी 2 दिन ही तो हुआ है, लिखित परीक्षा थी ज्योति कांस्टेबल को लेकर, उसके परिणाम आए, उसको महिलाएं भी हैं। तो अब हर हाथ तरक्की भी मिलेगा और हर हाथ एक मुद्रा भी मिलेगा, तो महिलाएं कितनी सशक्त होंगी। तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो रहा है, शासन युक्त हो रहा है, कुशासन हट रहा है, और महिलाएं सुरक्षित हो रही है। तो ये योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 सालों में कर दिखाया है। जी। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप ये देखिए ना कि जिस तरीके से एक नाबालिग का रेप हुआ अयोध्या में, उसके बाद उन्हीं के एक ब्लॉक प्रमुख जो है फिर से रेप कांड में पकड़े गए, और अखिलेश यादव क्या कहते हैं? डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये सोच है इनकी महिलाओं के प्रति, जो सम्मान है। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि अभी और योजनाएँ आने वाली हैं। तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि ये जो फैक्टर रहा, ये भी कहीं न कहीं, चूँकि जनता सब समझती है, ये भी कहीं न कहीं ज़रूर जनता ने समझा होगा। जी, ये जनता ने इस बात को न केवल समझा, बल्कि बेहतर तरीके से परिलक्षित भी किया। आप ये सोचिए कि एक तो मुझे हर एक राज्य में जो उपचुनाव हुआ है, जहां पर भी उपचुनाव हुआ है, वहां पर मुझे लगता है कि प्रायश्चित का वोट भी पड़ा है। वो उत्तर प्रदेश हो, वो महाराष्ट्र हो या झारखंड, वहां प्रायश्चित वाला भी वोट पड़ा है। यानी कि 2 से 3% वोट वो है जिन्होंने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा मुरझाया हुआ 4 जून को, और वो प्रायश्चित के तौर पर आज गए, उन्होंने बीजेपी को वोट किया, मोदी के बाहुबल को और मजबूत किया, मोदी के साथ खड़े हुए। और मुझे लगता है कि देखिए, ये जो योजनाएं हैं, और देखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार, या फिर मैं कहता हूं आम आदमी भी ये चाहता है कि उसके यहाँ जो सरकार हो उसको काम करने में दिक्कत नहीं हो। जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूँ, दिल्ली वाला जो मुख्यमंत्री है, उसका उसका काम ही है रोना। वो काम नहीं करेगा, वो रोएगा, वो हर मुद्दे पर रोएगा। अरे उसका मेरा 36 काट रहा है, खैर बहरहाल वो छोड़िए। आप सोचिए, एलजी जो है, एलजी एलजी जो है, नटवर लाल की अपेक्षा, आप सोचिए जो आतिशी है, उसको अगर एलजी कह रहे हैं कि साहब ये अरविंद केजरीवाल से बेहतर सीएम है, बेहतर जी, और बढ़िया वो फैसले ले रही है, तो क्या ये केजरीवाल के कानों में बात नहीं गई है? क्या ये आतिशी तक नहीं गई है? क्या आम आदमी पार्टी तक नहीं गई है? तो लोग भी जानते हैं कि भाई आप, और दूसरी चीज ये है, मेरा मानना है कि लोग जानते हैं कि भाई अगर मैं अपने यहाँ से ऐसे व्यक्ति को विधायक चुनता हूं, जो व्यक्ति सरकार का विधायक है, यानी कि सरकार सत्ता में जो जो पार्टी है उसका विधायक है, तो मेरे यहाँ विकास होगा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें गलत क्या, और इसका मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए, और ये बेहतर चीज है। और योगी आदित्यनाथ से वाकई न केवल
आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हर अलग अलग जगह नहीं, मैं कह रहा हूं उन्होंने ये जो नारा दिया है ना, मंदिर वहीं बनाएंगे के बाद, ये जो नारा निकला है ना, इसने वाकई, जहां योगी आदित्यनाथ नहीं जा सकते वहां उनकी आवाज, उनके नारे ने कमाल किया है, और बहुत बेहतर कमाल किया, जिसका फल बीजेपी बेहतर तरीके से भोग रही है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, मुझे जहां तक लगता है। जी सही कह रहे हैं, क्योंकि ये नारा जी तो मैंने कनाडा में भी सुना ना, वहाँ के जो पुजारी थे, उन्होंने भी इस नारे को उद्घोषित किया और लोगों को बताया और इसका फ़ायदा मिला। एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ, जिस तरीके से हमने देखा, बटेंगे तो कटेंगे, प्लस जो महाराष्ट्र में हमने देखा, जो उत्तर प्रदेश की केवल चाहे 9 ही सीटें हैं, लेकिन हमने जो कुछ भी देखा, ये क्या एक ट्रेलर नहीं है 2027 का? 2027 के चुनाव का? देखिए 2027 की विजय गाथा योगी आदित्यनाथ ने आज लिख दी, और 2027, अब देखिए योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर दिल्ली को ये कह सकते हैं कि साहब आपने हमें 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 7 हमने जीत के दे दी, और वो सीटें भी जीत कर दे दी जो हमारे हिस्से में नहीं थी, वो सीटें भी हमने जीत कर दे दी जिसमें 60% मुस्लिम थे। यानी कि अगर आप हर काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, हर काम को आप अपने हिसाब से नहीं करेंगे, और हर चीज में वट यानी कि ईगो लेकर नहीं आएंगे, तो हम बेहतर चीजों को करके देंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आरएसएस योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है, और जिस तरीके से वाकई अब एक तरीके से कहा जाए, योगी के राह के जो रोड़े थे वो जब साइडलाइन हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ के पास एक तरीके से ताकत है, और अब वो बार्गेन बेहतर कर सकते हैं। देखिए पार्टी में तो राजनीति होती है, और अगर कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, वो योगी आदित्यनाथ हो या वो अमित शाह हो या वो नरेंद्र मोदी हो, देखिए 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए एक और कील काटा उनके मार्ग से हट गया है, और 27 का चुनाव अगर योगी आदित्यनाथ जीतते हैं, तो सीधे तौर पर आप देखेंगे कि वो 29 के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम उछाला जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ को न केवल अखिलेश यादव से लड़ना है, बल्कि 27 के चुनाव को जीतने के लिए पार्टी के भी कुछ ऐसे लोगों से लड़ना होगा, जो लोग स्टूल वाले मंत्री हैं, और वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, और जो कहते हैं कि सरकार की नहीं चलेगी, संगठन की चलेगी, और खुद की सीट हार जाते हैं। और मैं गोरखपुर के एक और बाहुबली के गन उठाने वाले की भी बात कर रहा हूं। एक और व्यक्ति हैं, बड़े कद के मुख्यमंत्री हैं, मीडिया में बड़ी उनकी रसूख है, वो एक बाहुबली थे, हरिशंकर तिवारी, उनका गन उठाकर चलते थे, उनकी ड्राइवरी करते थे। ऐसे व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को न केवल अब दोनों को सही करना है, साथ लेकर चलना है, और जहां जैसा वहां उनको वैसा हिसाब करना है, बल्कि अखिलेश यादव से भी लड़ना है। अब बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव, अब कांग्रेस को, मुझे लगता है अखिलेश यादव अब ये फैसला लेने वाले कि साहब कांग्रेस जैसी लाइबिलिटी मुझे अब नहीं रखनी है, क्योंकि कांग्रेस हर जगह तो साइडलाइन हो रही है ना। बिल्कुल। कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का, एक सीट आई है शायद, मुझे लगता है उनकी। जी, जी। तो अखिलेश भी अब डिसाइड करेंगे कि साहब क्या करना है, कैसे करना है, और कांग्रेस वाले भी, अखिलेश ने इस 9 में से कांग्रेस को एक भी नहीं दिया ना, तो कांग्रेस और इनमें मनमुटाव होगा। देखिए कोई जीतता है ना, तो जीत पर तो मंथन होता है, हार में भी तो मंथन होता है। तो हम एक ही मंथन की बात कर रहे हैं, हम दूसरे मंथन की बात नहीं कर रहे हैं कि अखिलेश आज रात वो भी मंथन करेंगे, कुछ नेता भी मंथन करेंगे कि साहब ये हार हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, और किन कारणों से हुई। मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। आज की रात नींद तो बहुत सारे लोगों को नहीं आएगी। एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, देखिए जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उस पर भी जी औंधे मुँह गिरे हैं। हाँ, मुस्लिम बाहुल सीटों पे देखिए, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं फैयाज अहमद फैजी। तो जी। फैयाज अहमद फैजी जो है वो पसमानदा आंदोलन को लेकर चलाते हैं और उसको लेकर काम जी, करते हैं। जी। कभी-कभी आते हैं देखिए मेरे जो शो पे। बात, जी जी जी, तो जो बात
मोदी कहते हैं जो बात योगी कह रहे हैं, जो बात कभी आरएसएस और इंद्रेश कुमार कह रहे हैं। अब देखिए मुझे लगता है कि एक चीज में बड़ी मतलब बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ कि देखिए आप तमाम जातियों की बात करते हैं, आप हिंदुओं के अंदर तमाम जातियां तलाशते हैं। आप उनको कहते हैं कि ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये पीडीए है, ये ओबीसी है और ये तमाम तरह की चीजें। लेकिन इस चुनाव में हमने पठान वर्सेस तुर्क देखा, पसमानदा देखा, कुरैशी देखा, क्रीमी कुरैशी देखा, क्रीमी जो कुरैशी है, अंसारी देखा, जुलाहा देखा। तो हमने इसमें एक अच्छी चीज ये रही कि अगर इसी तरीके से कोशिश होगी और इसी तरीके से बेहतर राजनीति होगी, तो जिन मुस्लिमों को कहा जाता था कि वो अपने हुक्मरानों या फिर जहां कह दिया जाता था, यहाँ जहां फतवा आता था, वहां पर वो खड़े हो गए थे, एक साथ खड़े हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं अब वो साइडलाइन यानी कि उनके बीच भी बांटने और अलग अलग तरीके से वोट डालने की टेक्निक्स नजर आ रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि आजादी से लेकर आज तक जो वाकई पसमानदा है, जो मुसलमानों में दलित है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है, उनको तवज्जो कोई नहीं दे रहा है, उनको एक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है साहब, उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो अगर वो छाती ठोक रहे हैं, ताल ठोक कर बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमने बहुत अपने जो भी लोग हैं बड़े, उनके दीनों दौला की जो बात करते हैं, अगर उनसे अलग होकर वो आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक और बड़ी सफलता ये बीजेपी के लिए है। और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अगर पठान वर्सेस तुर्क हो रहा है, 11-11 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये केवल एक जगह नहीं, अलग अलग जगह। मैं तो करहल में मैंने देखा कि बीजेपी एक बार आगे चल रही थी, 2300 वोट के आसपास से करहल पे बीजेपी आगे चल रही है। अभी अखिलेश यादव के लिए सोचने का विषय कि आखिर क्या हुआ। जी जी, सही कह रहे हैं। श्रीकांत जी, आपने मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम, जय वंदे श्री राम। वंदे मातरम।